प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्रियों और प्रशासकों के साथ वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए करेंगे चर्चा। अनलॉक 1 लागू होने के बाद मुख्यमंत्रियों के साथ प्रधानमंत्री की पहली बैठक। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत केंद्र सरकार ने लिया अहम फैसला। छोटे नर्सिंग होम, डॉक्टरों के क्लिनिक को किया एमएसएमई में शामिल। वहीं गृह मंत्री अमित शाह के निर्देश के बाद दिल्ली सरकार ने कोविड वार्डों में सीसीटीवी लगाने का दिया आदेश। भारत में कोविड-19 से ठीक होने वाले मरीजों की संख्या बढ़कर हुई 52.46%। अब तक करीब 1,80,000 लोगों ने दी कोरोना वायरस को मात। सक्रिय मामलों की संख्या करीब 1,53,000। दुनिया भर में कोविड-19 महामारी से 80 लाख से ज्यादा लोग संक्रमित। मौत का आंकड़ा पहुंचा 4,35,000 के पार। स्वस्थ होने वालों की संख्या हुई 47.8%। जम्मू कश्मीर के शोपियां में सुरक्षा बलों ने 3 आतंकियों को किया ढेर। आज तड़के सुरक्षा बलों और आतंकियों के बीच हुई मुठभेड़। नमस्कार और अब देखते हैं समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज और कल राज्यों के मुख्यमंत्रियों और केंद्र शासित प्रदेशों के प्रशासकों के साथ एक महत्वपूर्ण बैठक करेंगे। अनलॉक 1 के दौरान ये पहली बार होगा जब पीएम मोदी राज्यों के मुख्यमंत्रियों से संवाद करेंगे। इससे पहले लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री 5 बार मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद कर चुके हैं। इस संवाद के दौरान पीएम ने न सिर्फ राज्यों का हौसला बढ़ाया बल्कि उन्हें चुनौतियों से निपटने के लिए भी तैयार किया। अनलॉक 1 में धीरे धीरे जनजीवन और अर्थव्यवस्था पटरी पर लौट रहे हैं। ऐसे में भविष्य की रणनीति के लिए इस संवाद को काफी अहम माना जा रहा है। और इस बारे में और जानकारी के लिए बात करते हैं अपने संवाददाता सुधाकर दास से। सुधाकर, अनलॉक 1 में ये पहला मौका है और वैसे ये छठा मौका है जब प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ इस तरह से बैठक कर रहे हैं कोरोना को लेकर। यकीनन क्या कुछ इस दौरान चर्चा हो सकती है, क्योंकि अनलॉक 1 लागू हो चुका है, अर्थव्यवस्था को कैसे आगे बढ़ाया जाए या फिर और क्या मुद्दे हैं जिन पर आज चर्चा हो सकती है? देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण ये पूरी बैठक है। अगले 2 दिनों तक आज और कल ये बैठक चलेगी और निश्चित तौर पर एक तरह से इस संकट के समय, कोरोना महामारी के समय प्रधानमंत्री की ये लगातार कोशिश रही है कि राज्यों के साथ संवाद के जरिए एक टीम इंडिया के तौर पर एक हमारा रिस्पॉन्स, भारत का रिस्पॉन्स होना चाहिए। और हमने देखा कि इसकी वजह से जो एक प्रभावी रणनीति हम बना सके हैं और साथ ही साथ प्रभावी कार्रवाई इस संकट से निकलने के लिए, इस संकट का मुकाबला करने के लिए कर सकें। चाहे कैपेसिटी बिल्डिंग की बात हो या लोगों का हौसला बढ़ाने की बात। लॉकडाउन के दौरान प्रधानमंत्री लगातार मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करते रहे हर लॉकडाउन से पहले, और किस तरह से लॉकडाउन में ईजिंग आउट करना है, धीरे धीरे अर्थव्यवस्था को खोलना है, पटरी पर लौटाना है, उसके लिए लगातार संवाद करते रहे। अनलॉक 1 अब जब शुरू हुआ तो पहली बार अनलॉक 1 में प्रधानमंत्री मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे और निश्चित तौर पर जो तमाम अहम मुद्दे हैं इस वक्त देश के लिए जरूरी है। प्रधानमंत्री जो एक विजन देना चाहते हैं, जो एक दिशा वो देख रहे हैं, उन तमाम मुद्दों पर वो चर्चा कर सकते हो। चाहे देखिए, सबसे पहली और सबसे बड़ी प्राथमिकता निश्चित तौर पर होगी कि जो केसेस हैं उसमें कमी लाई जाए। एक चीज अच्छी बात है कि रिकवरी रेट लगातार बढ़ रहा है। आज रिकवरी रेट तेजिंदर जी 52.46% हो गया, जो कल 51% के करीब था। तो इस तरह से लगातार रिकवरी रेट बढ़ रहा है, ये अच्छी बात है। लेकिन अभी भी देश के कुछ राज्य हैं या कुछ बड़े शहर जिसको कह सकते हैं, जो कम से कम 2/3 जो केसेस हैं उनके कारण बने हुए हैं। तो वहां किस तरह से एक तरह से बात की जा सकती है, क्या रणनीति अपनाई जा सकती है, कंटेनमेंट जोन में क्या और सख्ती की जरूरत है, कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग, कॉन्टैक्ट मैपिंग क्या और बढ़ाने की जरूरत है, ये एक निश्चित तौर पर उनके जहन में रहेगा जब वो मुख्यमंत्रियों से बात करेंगे। लेकिन इसके साथ साथ ही अनलॉक 1 जो लागू हुआ है, अनलॉक 1 का राज्यों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, मुख्यमंत्रियों का क्या एक्सपीरियंस रहा है, अब वो किस तरह से आगे बढ़ना चाहते हैं। एक तरह से प्रधानमंत्री की कोशिश होती है कि वो राज्यों की बात सुने, मुख्यमंत्रियों की बात सुने,
केंद्र शासित प्रदेशों की बात सुने, वो किस तरह से पूरी स्थिति को देखते हैं, किस तरह से वो आगे बढ़ना चाहते हैं, क्योंकि हर राज्य की स्थिति अलग-अलग है। हमको पता है कि कई राज्यों में बहुत कम केसेस हैं, तो कई राज्यों ने बहुत प्रभावी तरीके से इसका मुकाबला किया है। तो एक तरह से जो बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, क्या दूसरे राज्य उसको अपना सकते हैं। लेकिन इसके साथ-साथ दूसरा जो कोरोना संकट के अलावा दूसरा जो महत्वपूर्ण पहलू है अर्थव्यवस्था का, निश्चित तौर पर आत्मनिर्भर भारत अभियान पर लगातार प्रधानमंत्री फोकस कर रहे हैं। सिर्फ फोकस ही नहीं कर रहे हैं, इसको अब आगे बढ़ाने के लिए केंद्र सरकार ने तमाम बड़े पैकेजों का ऐलान भी किया है, खासतौर से एमएसएमई हो या फिर हमारी ग्रामीण अर्थव्यवस्था हो या छोटे कारोबारियों को जो प्रोत्साहन देने की बात हो, इन तमाम मुद्दों पर राज्य किस तरह से एक बड़ी भूमिका निभा सकते हैं, क्योंकि केंद्र ने बड़े सुधारों की कोशिश की है, चाहे खेती किसानी की बात हो या अन्य चीजों की बात हो। तो राज्यों को भी क्या इन सुधारों को लेकर आगे बढ़ना चाहिए, ठोस कदम उठाने चाहिए और इससे राज्यों को फायदा होगा। तो इस तरह के तमाम मुद्दे इस चर्चा में उठ सकते हैं और आने वाले समय में देश की दिशा कोरोना संकट से निकलने को लेकर, अर्थव्यवस्था को मजबूत करने को लेकर, देश में रोजगार के अवसर बढ़ाने को लेकर, ये तमाम ऐसे मुद्दे रहेंगे जो प्रधानमंत्री के ज़हन में हो सकते हैं जब वो आज और कल मुख्यमंत्रियों के साथ संवाद करेंगे। जी सुधाकर, बहुत बहुत शुक्रिया इस जानकारी के लिए। तो ये अहम मुद्दे रहेंगे जिन पर चर्चा हो सकती है और 2 दिनों तक ये बैठक 2 दिनों के दौरान ये चलेगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों के मुख्यमंत्री और प्रशासकों के साथ बैठक करेंगे। और दिल्ली में बढ़ते कोरोना के मामलों को बेहद गंभीरता से लेते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने खुद कमान संभाल ली है और कई अहम बैठकों और फैसलों के बाद वो खुद अस्पतालों में हालात का जायजा लेने पहुंचे। उन्होंने दिल्ली के मुख्य सचिव को कोरोना वार्ड में सीसीटीवी कैमरे लगाने के निर्देश दिए ताकि संक्रमित मरीजों और इलाज की प्रक्रिया की निगरानी की जा सके। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार जरूरतमंद लोगों की मदद के लिए कोई कसर नहीं छोड़ेगी। गृह मंत्री ने कोरोना रोगियों के उपचार में लगे डॉक्टरों और नर्सों को मनोवैज्ञानिक परामर्श दिलाने का भी सुझाव दिया। गृह मंत्री के इस प्रकार से सक्रिय होने से पूरे अमले में और ज्यादा तेजी नजर आ रही है। केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। छोटे नर्सिंग होम डॉक्टरों के क्लिनिक को एमएसएमई के तहत लाया गया है। आत्मनिर्भर भारत अभियान के तहत ये पहल की गई है। सरकार ने कहा है कि इस फैसले से देश में स्वास्थ्य सेवा देने वाले लोगों को एक बहुत बड़ा प्रोत्साहन मिलेगा। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन ने इसका स्वागत किया है और कहा कि इससे हेल्थ सेक्टर को इंडस्ट्री का दर्जा मिलेगा, जिससे औद्योगिक और एमएसएमई के तहत मिलने वाले सुविधा का लाभ उठा सकेंगे। इस फैसले के बाद अस्पताल, नर्सिंग होम और दूसरे डायग्नोस्टिक सेवा को एमएसएमई एंटरप्रेन्योर के समक्ष माना जाएगा। इससे छोटी छोटी जगहों पर नर्सिंग होम, क्लिनिक और अस्पताल खोलना आसान हो जाएगा। इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च ने कोरोना वायरस के लिए एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट को लेकर एक एडवाइजरी जारी की है। इसमें आईसीएमआर ने कोरोना की जांच के लिए आरटी-पीसीआर के कॉम्बिनेशन के साथ एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के उपयोग की सिफारिश की है। आईसीएमआर ने कहा है कि रैपिड एंटीजन टेस्ट द्वारा जिन लोगों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया है, संक्रमण को नियंत्रित करने के लिए उनकी आरटी-पीसीआर द्वारा जांच जरूर की जानी चाहिए। हालांकि रैपिड एंटीजन टेस्ट में कोरोना पॉजिटिव आने वाले को पॉजिटिव ही माना जाएगा और आरटी-पीसीआर द्वारा उनकी आगे की जांच की जरूरत नहीं है। एंटीजन डिटेक्शन टेस्ट के लिए नमूने के तौर पर सिर्फ नेसोफरेंजियल स्वाब की जरूरत पड़ती है। जांच की रिपोर्ट भी 15 से 30 मिनट के अंदर आ जाती है। परीक्षण किट को 2 डिग्री से 30 डिग्री तापमान के बीच रखा जाना चाहिए। आईसीएमआर और एम्स दोनों ने ही इस परीक्षण किट को मान्यता दे दी है। पीआईबी फैक्ट चेक ट्विटर अकाउंट ने कोविड-19 की उस रिपोर्ट को सिरे से खारिज कर दिया है जिसमें कहा गया है कि कोविड-19 के मामले मध्य नवंबर में तेजी से बढ़ सकते हैं और उस दौरान आईसीयू बेड और वेंटिलेटर्स की कमी का सामना करना पड़ सकता है। पीआईबी ने रिपोर्ट का खंडन किया है और इसे भ्रामक बताया है। पीआईबी ने कहा कि जिस अध्ययन के आधार पर यह रिपोर्ट तैयार की गई है उसे आईसीएमआर नहीं करती और ये प्रामाणिक जानकारी को प्रतिबिंबित नहीं करता। जम्मू कश्मीर के शोपियां में आज सुबह सुरक्षा बलों और आतंकवादियों के साथ हुई मुठभेड़ में 3 आतंकवादियों को मार गिराया है। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरकर सर्च ऑपरेशन किया। भारतीय सुरक्षा बलों को खुफिया जानकारी मिली थी कि शोपियां के
तुर्कवांगम गांव में कुछ आतंकी छुपे हुए हैं और किसी बड़ी साजिश को अंजाम देने की योजना बना रहे हैं। खुफिया जानकारी के आधार पर भारतीय सुरक्षा बलों ने स्थानीय पुलिस और सीआरपीएफ के साथ मिलकर एक संयुक्त टीम तैयार की और पूरे गांव का घेराव शुरू कर दिया। इलाके में जब सर्च ऑपरेशन शुरू किया गया तो खुद को घिरता देख आतंकियों ने फायरिंग शुरू कर दी। गौरतलब है कि पिछले 10 दिनों में सुरक्षा बलों ने 23 आतंकियों को मार गिराया है। ब्रिगेड कमांडर और सीओ स्तर की वार्ता भारत और चीन के बीच पूर्वी लद्दाख में हुई। ये वार्ता गलवान घाटी के निकट पेट्रोलिंग पॉइंट 14 और पेट्रोलिंग पॉइंट 17 के पास हॉट स्प्रिंग्स एरिया में हुई। इस महीने 6 जून को कॉर्प्स कमांडर के स्तर की वार्ता के बाद भारत और चीन के बीच एलएसी पर दोनों सेनाओं के बीच तनाव को कम करने और पूर्वी लद्दाख में विस्थापन के लिए वार्ता की एक श्रृंखला हो रही है। तमिलनाडु में कोरोना वायरस के लगातार बढ़ते मामलों को देखते हुए मुख्यमंत्री ने चेन्नई और उसके आसपास 3 जिलों के कई इलाकों में 19 जून से लेकर 30 जून तक पूर्ण लॉकडाउन की घोषणा की है। ये घोषणा कैबिनेट की बैठक और स्वास्थ्य विशेषज्ञों के साथ सीएम की बैठक के बाद हुई। मुख्यमंत्री ने अपने वक्तव्य में कहा कि यह फैसला कोरोना वायरस संक्रमण को फैलने से रोकने के लिए स्वास्थ्य विशेषज्ञों की सलाह के बाद लिया गया है। कंटेनमेंट जोन में किसी भी गतिविधि की इजाजत नहीं होगी, निगरानी तेज होगी और स्थानीय निकाय कंटेनमेंट इलाकों और घरों में जरूरी सामान की आपूर्ति सुनिश्चित करेंगे। आपातकालीन चिकित्सा सेवाओं के अलावा किराए के ऑटो, टैक्सी और निजी वाहनों की अनुमति नहीं होगी। सब्जी, किराना, मोबाइल शॉप और फ्यूल पंप को सुबह 6 से दोपहर 2 बजे के बीच खोलने की इजाजत होगी। 12 दिन के पूर्ण लॉकडाउन के दौरान निर्माण साइट पर काम करने वाले श्रमिकों को काम करने की अनुमति दी गई है। महाराष्ट्र में निवेश को बढ़ावा देने के लिए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे की उपस्थिति में मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 की शुरुआत की गई, जिसके तहत 12 विभिन्न देशों के निवेशकों के साथ 16,030 करोड़ रुपए के ज्ञापन समझौतों पर हस्ताक्षर किए गए। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से भाग लेते हुए मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे ने कहा कि सरकार मैग्नेटिक महाराष्ट्र 2.0 के प्रति प्रतिबद्ध है और उद्योगपतियों को राज्य में उद्योग स्थापित करने में किसी भी प्रकार की दिक्कतों का सामना नहीं करना पड़ेगा। इस अवसर पर राज्य के उद्योग मंत्री सुभाष देसाई ने बताया कि इन उद्योगों के लिए राज्य में लगभग 40,000 हेक्टेयर भूमि आरक्षित है। विभिन्न लाइसेंसों की बजाय अब 48 घंटे में एक एकल भव्य लाइसेंस जारी किया जाएगा। उन्होंने ये भी बताया कि एक औद्योगिक श्रम ब्यूरो की स्थापना की जाएगी। गौरतलब है कि समझौते पर अमेरिका, चीन, दक्षिण कोरिया, सिंगापुर और कुछ भारतीय निवेशकों के साथ हस्ताक्षर किए गए। द्विपक्षीय भागीदारी समझौतों पर विश्व निवेश संवर्धन एजेंसियां और यूएस इंडिया पार्टनरशिप फोरम के साथ दस्तखत किए गए। देश में कोविड-19 से उपचार के बाद स्वस्थ होने की दर बढ़कर 51% से ज्यादा हो गई है। अब तक 1,80,000 से ज्यादा रोगी संक्रमण मुक्त हो चुके हैं। मौजूदा समय में 1,53,178 संक्रमित रोगियों का उपचार चल रहा है। कोरोना संक्रमण की जांच के लिए भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद की परीक्षण क्षमता लगातार बढ़ाई जा रही है। और कोरोना वायरस के कारण पूरी दुनिया बेहाल है और इसके कारण कई देशों में स्थिति काफी ज्यादा खराब है। वैश्विक स्तर पर कोविड-19 के संक्रमण के कुल मामलों की संख्या 80 लाख को पार कर गई है, जबकि वायरस से हुई मौतों का आंकड़ा अब बढ़कर 4,35,000 से ज्यादा हो गया है। विश्व के सबसे प्रमुख ताकतवर देश अमेरिका में कोरोना वायरस के कारण स्थिति काफी खराब है, लेकिन अब यहां वायरस के मामले बढ़ने की रफ्तार पहले से कम हो गई है। हालांकि अभी भी महामारी लगातार भयावह रूप लेती जा रही है। अमेरिका में 21,11,000 से ज्यादा लोग कोरोना संक्रमित हो चुके हैं। वहीं मरने वालों की संख्या लगातार बढ़ती हुई 1,16,000 के आंकड़े को पार कर गई है। अमेरिका का न्यूयॉर्क शहर इस महामारी के कारण सबसे ज्यादा प्रभावित है और राज्य में अब तक 30,800 से ज्यादा लोग इस महामारी का शिकार बन चुके हैं। इसके अलावा न्यू जर्सी, मैसाचुसेट्स, इलिनॉय, फ्लोरिडा भी सबसे ज्यादा प्रभावित हैं। इसी बीच न्यूयॉर्क के गवर्नर ने राज्य में किसी कार्यक्रम में 25 लोगों की उपस्थिति की छूट की घोषणा की है। वहीं ब्राजील इन दिनों कोरोना का केंद्र बना हुआ है। यहां संक्रमितों की संख्या 8,88,000 को भी पार कर चुकी है, जबकि मरने वालों का आंकड़ा 44,000 के करीब पहुंच चुका है। राष्ट्रपति बोल्सोनारो द्वारा
लॉकडाउन हटाने के बाद से ही देश में हालात बेकाबू हैं और संक्रमण की संख्या में लगातार भारी वृद्धि देखने को मिल रही है। इसका विरोध स्वरूप देश में कई जगह राष्ट्रपति के खिलाफ विरोध प्रदर्शन हो रहे हैं। रूस में कोरोना वायरस के मामलों की संख्या 5,36,000 की संख्या को पार कर गई है। वहीं देश में अब तक 7,000 से ज्यादा लोग इस महामारी का शिकार हो चुके हैं। गौरतलब है कि अमेरिका और ब्राजील के बाद रूस में कोविड-19 के सबसे ज्यादा मामले हैं और इस सूची में वो तीसरे नंबर पर है। हालांकि संक्रमण से यहां काफी कम मौतें हुई हैं। इसी बीच राष्ट्रपति पुतिन ने कहा कि उनका देश अब इस महामारी से बाहर निकल रहा है और इसके लिए आत्मविश्वास के साथ सब काम पर लगे हुए हैं। भारत ने पाकिस्तान में अल्पसंख्यकों के खिलाफ हो रहे राज्य प्रायोजित अत्याचारों को लेकर निशाना साधा है। संयुक्त राष्ट्र मानवाधिकार परिषद के 43वें सत्र में पाकिस्तान की ओर से दिए गए बयान के जवाब में भारत के स्थायी मिशन के प्रथम सचिव एस सेंथिल कुमार ने कहा कि धार्मिक कट्टरवाद से अस्तित्व में आए पाकिस्तान जैसे देश में मानवाधिकारों की विश्वसनीयता को लेकर गंभीर सवाल हैं। उन्होंने कहा कि खैबर पख्तून के लगभग 2500 लोग अपने राजनीतिक, धार्मिक जुड़ाव या मानवाधिकारों के लिए आवाज उठाने के कारण लापता हैं। State violence and forced mass displacements, harassment, extrajudicial killings, army operations, torture, kill and dumps, torture camps, detention centers, military camps are regular features in Balochistan. Nobody knows the fate of missing 47,000 Baloch and 35,000 Pashtuns till date. Sectarian violence has claimed more than 500 Hazaras in Balochistan and more than 100,000 Hazaras has fled Pakistan. इसके साथ ही भारत ने कहा कि पाकिस्तान में ईश निंदा कानून का लगातार दुरुपयोग कर अल्पसंख्यकों को आतंकित किया जा रहा है। The recent fate of 2 Hindu girls in Sindh, 1 Christian girl in Lahore, 1 Ahmadi lady in Chalaki, 2 professors from Khairpur are the examples of systematic targeting of minorities through blasphemy laws. The state of the Pakistan is well manifested in the impunity and murder of 65 transgenders in Pakistan since 2015. Madam President, we could only advise this country to introspect its grave human rights situations before extending unsolicited advice to anybody. I thank you, Madam President. ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन और यूरोपीय संघ के नेताओं ने सहमति जताई है कि भविष्य के ब्रिटेन और यूरोपीय संघ के संबंधों पर बातचीत को इस साल के अंत तक सौदा करने के लिए आगे बढ़ना चाहिए। यूरोपीय आयोग के अध्यक्ष उर्सुला वैन डर लेयन ने यूरोपीय संघ के 3 मुख्य संस्थान के नेताओं के वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग में शामिल होने के बाद कहा कि वो सभी इस बात से सहमत थे कि इस दिशा में एक नई गति की जरूरत थी। 31 जनवरी को ब्रिटेन यूरोपीय संघ से अलग हो गया था, जिसके बाद से उसका संबंध अब एक ऐसी व्यवस्था से संचालित होता है जो पिछले नियमों को तो बनाए रखता है, लेकिन दोनों पक्ष नई शर्तों पर बातचीत भी करते हैं। हालांकि इस प्रक्रिया के तहत व्यापार समझौते की दिशा में बहुत कम प्रगति हो पाई है। अब कोरोना काल में दोनों पक्षों के बीच बातचीत के लिए बहुत कम समय है, इसलिए कोशिश हो रही है कि आने वाले दिनों में आर्थिक नुकसान को कम किया जा सके। कोरोना वायरस के बढ़ते मामलों को ध्यान में रखते हुए बांग्लादेश सरकार ने सोमवार को देश में जारी प्रतिबंधों को 30 जून तक बढ़ाने का फैसला किया है। कोविड-19 के मामलों की गंभीरता के आधार पर कैबिनेट डिवीजन ने पहली बार रंग आधारित जोन बनाए जाने की व्यवस्था की शुरुआत की। मामलों की गंभीरता के आधार पर उन्हें लाल, पीले और हरे रंग के 3 जोन में बांटा गया है। रेड जोन से संबंधित स्थानों पर कार्यालयों में 30 जून तक छुट्टी रहेगी और लोगों व वाहनों के आवागमन पर प्रतिबंध जारी रहेगा। आवश्यक क्षेत्रों को छोड़कर सभी कार्यालय और दुकानें बंद रहेंगी। आदेश के अनुसार सभी लोगों को रात 8 बजे से सुबह 6 बजे तक घर के अंदर रहना होगा। इससे पहले एक अन्य आदेश में सरकार ने देश में शैक्षणिक संस्थानों को 6 अगस्त तक बंद रखने का निर्देश दिया था। हालांकि ये प्रतिबंध आपातकालीन और आवश्यक सेवाओं व चिकित्सा के क्षेत्र में कार्यरत लोगों पर लागू नहीं होगा। तो फेस मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग और अन्य स्वास्थ्य दिशा निर्देशों का सभी को पालन करना होगा और माल परिवहन वाहनों की आवाजाही जारी रहेगी। ट्रेन, हवाई जहाज, बसों और जलमार्गों सहित सार्वजनिक परिवहन सीमित पैमाने पर काम करते रहेंगे। तो ये खबर थी बांग्लादेश से। अगली खबर की तरफ बढ़ेंगे और ये खबर है बेल्जियम से। बेल्जियम में कोरोना वायरस के कारण लॉकडाउन है, लेकिन हालात को देखते हुए इसमें धीरे धीरे छूट दी जा रही है।
इसी बीच यहां कुछ विशेषज्ञों का ये मानना है कि लोग कई महीनों से घर में अकेले रहने के कारण समाज से खुद को अलग महसूस कर रहे हैं और उन्हें इस स्थिति से भी बाहर निकलना होगा। लिहाजा अब सामाजिक दूरियों को कम करने का समय है। मई में यहां केवल 4 अन्य लोगों के साथ बातचीत करने की अनुमति थी। अब यही कोई शख्स एक बार में अपने 10 दोस्तों के साथ मुलाकात कर सकता है। अब तक बेल्जियम में कोरोना के 60,000 से अधिक मामलों के साथ करीब 9,000 मौतें हुई हैं। वहीं ऑस्कर 2021 अवार्ड सेरेमनी को 2 महीने के लिए टाल दिया गया है। कोरोना वायरस महामारी के चलते ये फैसला लिया गया है। इसके लिए पहले 28 फरवरी 2021 की तारीख तय की गई थी। अब ये 25 अप्रैल 2021 को आयोजित किया जाएगा। हालांकि अभी ये तय नहीं हो पाया है कि अप्रैल में होने वाला ऑस्कर वर्चुअली होगा या पहले की तरह भव्य आयोजन किया जाएगा। प्रतिदिन योग करने से शरीर स्वस्थ बनता है और प्रतिरोधक क्षमता भी बढ़ती है। योग के महत्व के बारे में बात की हमारी संवाददाता किरण भारद्वाज ने योगाचार्य डॉक्टर सुरक्षित गोस्वामी से। योग जीवन का विज्ञान है, स्वस्थ जीवन जीने की कला है। योग का हमारे जीवन के लिए क्या महत्व है, समझते हैं योग गुरु सुरक्षित गोस्वामी जी से। व्यक्ति को चाहिए उसका शरीर स्वस्थ हो, बीमारियां ना आए और रोगों से रोकथाम हो और उम्र लंबी हो, मन भय मुक्त हो, तनाव मुक्त हो और दुख मुक्त हो, बुद्धि सही प्रकार से कार्य कर रही हो और परिवार में सौहार्दपूर्ण वातावरण हो और हम एक अच्छे इंसान बने और अच्छे इंसान बनकर एक अच्छे समाज का निर्माण करें। यह सब होगा योग के अभ्यास से। जी हां, योग साधना वेदों काल से पहले चली आ रही है। इतनी निरापद है, इतनी लाभकारी है कि हजारों साल बाद भी ज्यों की त्यों खड़ी है। यदि हम योग का अभ्यास करते हैं तो हमारा शरीर तो स्वस्थ होगा ही, विपरीत परिस्थितियों को सहन करने की क्षमता भी योग के माध्यम से मिल जाएगी। योग का अभ्यास करने से हमारा निर्माण होगा, चरित्र निर्माण होगा और देश का निर्माण होगा। आइए इस योग दिवस पर यह भाव पक्का करते हैं कि योग करना है, रोज करना है। तो आप भी अपने जीवन में योग अपनाएं और स्वस्थ जीवन पाएं। किरण भारद्वाज, डीडी न्यूज। कोरोना वायरस के फैलाव की वजह से आजकल शादी विवाह में वैसी धूम नहीं दिखती जो आम दिनों में होती थी। इस समय शादी करने के लिए प्रशासन से अनुमति और सोशल डिस्टेंसिंग का पालन अनिवार्य है। ऐसा ही कुछ दिखा वाराणसी में एक शादी में। खुशी का माहौल है। महिलाएं पूरे उत्साह के साथ लगी हैं हर काम करने में, चाहे खाना बनाना हो या फिर स्वागत करना हो अतिथियों का। मौका है वाराणसी निवासी दयाराम वर्मा के पुत्र अजय का विवाह कानपुर की निवासी सुमन वर्मा की बेटी वंदना के साथ होने का। कॉलोनी की महिलाओं ने तय किया कि कोरोना की वजह से किसी भी बाहरी को नहीं बुलाएंगी और सारा काम खुद करेंगी। हम लोग कॉलोनी की औरतें कोरोना के कारण हम लोग चारों तरफ कोरोना है, लॉकडाउन है जैसा, इसलिए इस शादी का सारा व्यवस्था हम लोग अपने से कर रहे हैं। सब काम हलवाई या किसी को नहीं बुला रहे हैं। कोरोना फैला हुआ है, लॉकडाउन है, कोरोना से लोग संक्रमित हो रहे हैं, इसलिए हम पड़ोसी लोग मिल के इनके पूरा शादी की व्यवस्था, खाना बनाने से लेके नाश्ता, हर काम उनका हम लोग सोचे हम लोग करेंगे मिलके। वाराणसी निवासी वर के पिता का मानना है कि इस समय विवाह करना है तो तड़क भड़क से दूर लोगों के सहयोग से ही संपन्न करना होगा। कोरोना काल में शादी अगर लोगों को करना है तो ये डिस्टेंस वगैरह का नियम लागू करके करना है, नहीं तो शादी पोस्टपोन कर देना है। कानपुर की रहने वाली सुमन वर्मा ने अपनी बेटी का विवाह वाराणसी आकर करने का निश्चय किया, लेकिन लोगों का सहयोग पाकर फूल ही नहीं समा रही। मैं बनारस में यहाँ पे शादी करने आई हूँ। यहाँ के लोग काफ़ी सहयोग किए और इस समय कोरोना के प्रकोप से सब लोग वाकिफ़ है, लेकिन यहाँ के लोग काफ़ी सहयोग किए। काफ़ी अच्छा लगा यहाँ पे आके, लेकिन सोशल डिस्टेंसिंग के साथ शादी विवाह का सब कार्य संपन्न हो गया। कानपुर से आकर लड़की का विवाह करना मुश्किल लग रहा था, पर वधू को लोगों से इतना अपनापन मिला कि वो बनारस की मुरीद हो गई। बनारस की खासियत है कि यह शहर हर आने वाले को अपनाता है। फिर यह तो वधू का मामला है, जहां उस मोहल्ले की हर महिला स्वागत के लिए तैयार खड़ी हैं। बेहतरीन शादी, लोगों ने, कॉलोनी के लोगों ने मदद की, किसी बाहर के व्यक्ति को नहीं बुलाने दिया
हर काम महिलाओं ने अपने आप से किया। कैमरा पर्सन डॉक्टर अजय वर्मा के साथ डॉक्टर हरकेश बहादुर सिंह गौतम, डीडी न्यूज़, वाराणसी। और इसके साथ ही इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। दीजिए इजाजत। नमस्कार।